सबसे ज़्यादा कारगर गन इंडियन आर्मी के लिए कश्मीर ऑपरेशंस में आपके हिसाब से कौन सी प्रूव हुई है लास्ट 20 साल में? AK-47। AK-47 में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस गन है? हमारे पास में इजरायली वेपन्स भी हैं, टेवोर है। तो टेवोर बहुत ही हाई फाई वेपन है, लेकिन इट्स नॉट अगेन द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ सोल्जर बिकॉज ये जो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर आपने बताया, कोई टैक्टिकल सिचुएशन बताओगे कि ये कैसे यूज़ हुआ जब आप ऑपरेशन में थे? हमारा एक बड़ा क्लोज एनकाउंटर चल रहा था टेररिस्ट के साथ में। उसी दौरान उसने ग्रेनेड निकाला, उसका पिन निकाल के उसने मेरे को दे दिया। तो जब उसने मेरे को फेंका तो वो M249 की जगह ये नेगेव NG7 को जो डिप्लॉय करा गया है, किस सिचुएशन में काम आती है ये और इसको क्यों चुना हमने? जो पहली LMG वो पुरानी थी, उसमें मैगजीन की लिमिटेशन थी। अब ये जो नया वेपन सिस्टम है इजरायली है, इसके अंदर कई बार टेररिस्ट के पास हमसे बेटर एम्यूनेशन, बेटर वेपन अवेलेबल होते हैं। जब शुरू में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी तब टेररिस्ट के पास में हमसे बेटर एम्यूनेशन और हथियार थे। लेकिन आपके हिसाब से इंडियन आर्मी का बेस्ट स्नाइपिंग राइफल कौन सा है? मेरे हिसाब से जो अभी जो स्टैंडर्ड इशू हो रहा है फिनलैंड का बना हुआ, क्लियर विजन नहीं, बहुत ही एक्यूरेट विजन देता है। क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि सियाचिन में हमारे जवानों को चाइनीज लेजर टेक्नोलॉजी लोडेड वेपन्स के थ्रू वेपराइज कर दिया गया था। आर्मी ने इसको रिफ्यूट करा था। अगर हम ईरान होते, सऊदी अरेबिया होते, पाकिस्तान होते, चाइना होते, रशिया होते तो मैं ये आपकी बात मान लेता। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर आप सोल्जर की डेथ को छुपा ही नहीं सकते। क्योंकि कौन डिसाइड करता है कि कौन सी खबर जो है वो क्लासिफाई कर दी जाए? कोई ऐसी खबर है जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऊपर स्नाइपर राइफल कभी यूज करी आपने कोई ऑपरेशन में? इनफैक्ट जो मेरी जो पहली ऑपरेशनल थी वो स्नाइपर के थ्रू ही थी। उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और हमारे पास ट्रेनिंग एम्यूनेशन जरूर थोड़ा सा पड़ा हुआ था। अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमने एक बड़े चिनार के पेड़ के पीछे जो है पोजीशन ले ली, लेकिन इनको चारों तरफ से घेर लिया था। अपने जितने बचे सिपाही थे कि अब मरना तो है ही, हमने तो जितने मार सकते हैं मार के ही मरेंगे। फिर हमें याद है कि फायर किया, बहुत ही दुखद और एक ऑपरेशनल फेलियर था ये हमारा। दानवीर सर, पॉडकास्ट पे दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम एक एक करके सारे वेपन्स के बारे में समझ रहे हैं और आज बारी है क्लोज कॉम्बैट गन्स, पिस्टल, लेज़र वेपन्स, डिफेंस सिस्टम, आर्मर, नाइट विजन गॉगल, हेलमेट, ये सारी चीज़ों की। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा से आपसे क्लोज कॉम्बैट समझने के लिए, क्योंकि आपने पर्सनली कश्मीर में इतने सारे ऑपरेशंस करे हैं, लीड करे हैं। तो हर एक बंदूक से, हर एक गोली से क्या फ़र्क पड़ता है रियल लाइफ सिचुएशंस में, किस तरह से फ़र्क पड़ा जब आप ऑपरेशंस के अंदर थे, ये सारी की सारी कहानियाँ आज मैं जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल। इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग टू मीट यू। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। दोबारा नहीं, चौथी बार मिल रहे हैं हम। हाँ। और दर्शकों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है और बड़े अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। सो इट्स अ बिग मोटिवेटर और सो इट्स नाइस। लेट्स स्टार्ट। एक न्यूज़ आई थी कि सियाचिन में हमारे जवानों को चाइनीज़ लेज़र टेक्नोलॉजी लोडेड वेपन्स के थ्रू वेपराइज कर दिया गया था। माइक्रोवेव आर्म्स यूज़ हुए हैं चाइना की तरफ से, ऐसा क्लेम मीडिया में आया था। आर्मी ने थोड़ा सा इसको रिफ्यूट करा था। अब क्योंकि आपने कहा कि ओपन डोमेन में नहीं ऐसा माना गया है, तो पहले तो ये खबर पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, सबसे पहली बात, इक्विपमेंट के बारे में सार्वजनिक तौर पर खबर ना देना या खबर को दबाना एक अलग चीज़ है, और सोल्जर की डेथ को लेकर बात को छुपाना ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर हम ईरान होते, सऊदी अरेबिया होते, पाकिस्तान होते, चाइना होते या रशिया होते तो मैं ये आपकी बात मान लेता। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इज़राइल हो, UK हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इन कंट्री और जो भी प्योर ट्रू डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पर आप सोल्जर की डेथ को छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ किन को आपको नोटिफाई करना होगा। नेक्स्ट ऑफ किन
सवाल उठाएगा कि मैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप वो चीज़ नहीं छुपा सकते। और अगर दुश्मन ने आपके ऊपर इस तरीके का हमला किया है तो आपको छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो बताएंगे कि ऐसा हुआ है। और मतलब ये कई बार सवाल होता है, गलवान के अंदर जब कैजुअलिटी हुई तब लोगों ने कहा कि इंडिया ने छुपा ली। इंडिया नहीं छुपा, इंडिया चाह के भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि उसके बीवी बच्चे रिश्तेदार बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछेंगे, ऑपोजिशन सवाल पूछेगा। तो ये डेमोक्रेसी में और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में तो ये नामुमकिन है। और क्योंकि सेना ने इस चीज़ को रिफ्यूट कर दिया है और जैसा मैंने बताया कि आप छुपा नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये फेक न्यूज़ है। और ये जनरेट और नैरेटिव वॉर्स, तो नैरेटिव वॉर तो एक रियल वॉर है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जिस किसी ने भी ये न्यूज़ चलाई थी, इट वाज पार्ट ऑफ दैट, प्रोपेगेंडा है। हाँ, लेकिन नरेटिव वॉर में भी इंडिया के पास एक रीज़न हो सकता है न्यूज़ को रिफ्यूट करने का, क्योंकि क्या, या मैं दूसरी तरीके से इस चीज़ को पूछता हूँ, क्या आर्मी कौन डिसाइड करता है कि कौन सी खबर जो है वो क्लासिफाई कर दी जाए और कौन सी खबर एक्चुअल में मीडिया को बतानी चाहिए, देश को बतानी चाहिए? भाई, जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है वो चीज़ क्लासिफाइड है, और उसको बताने ना बताने का काम फौज का है। फौज डिसाइड करेगी। और अगर फौज कहती है कि ठीक है, उसकी तरफ से कोई इशू नहीं है, इसको बता सकते हैं, लेकिन उसके और रेमिफिकेशन हैं, डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशंस हैं, तो एमईए उस पर रोक लगा देगी। कोई ऐसी खबर है जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऊपर कोई कहानी आ रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम उस चीज़ को रोक देगी। तो जहाँ भी नेशनल इंटरेस्ट को खतरा पहुँच रहा होगा, उस खबर के सार्वजनिक होने से उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। और 99% इट इज़ फौज। अगर आर्मी के ऑपरेशनल एफिकेसी पर फ़र्क पड़ रहा है तो ज़रूर उसके ऊपर रोक लगेगी। लेकिन चाहे आप कितनी भी रोक लगा लें, अगर आप उसमें इंसान इन्वॉल्व है और इंसान की मृत्यु होती है, जैसा कि इस खबर में बताया गया है, तो वो आप नहीं छुपा सकते। वो आप नहीं छुपा सकते, किसी भी हालत में नहीं छुपा सकते आप। लेकिन अगर वो इंसान सोल्जर नहीं है, सिविलियन है, तो भी नहीं छुपा सकते। कैसे छुपा देंगे आप? अकाउंटेबिलिटी है ना भाई मेरे। अब जब हम ये गन्स के ऊपर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कारगर गन इंडियन आर्मी के लिए कश्मीर ऑपरेशंस में आपके हिसाब से कौन सी प्रूव हुई है लास्ट 20 साल में? AK-47। AK-47 में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस गन है और इतना आपकी भी फर्स्ट चॉइस है? सबकी, सारे फौजियों की AK-47 फर्स्ट चॉइस है। सबसे कम मेंटेनेबिलिटी है, एग्रोनॉमिक्स है उसमें, बहुत ही रगडाइज्ड है, रशियन इक्विपमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तोड़ फोड़ उसमें इतनी आसानी से नहीं होती, और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती आसानी से। मेरे जहन में तो मैंने तो हजारों राउंड फायर करे होंगे, कभी AK-47 में रुकावट नहीं पड़ी। अच्छा, बहुत ही रिलायबल वेपन है। बड़ा वेपन भी है, जितना होना चाहिए उतना बड़ा भी है, और छोटा वेपन भी है। आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं, और आपकी बॉडी के साथ में वो बहुत आसानी से हग कर लेता है, वो छुपा सकते हैं उसको, एकदम एक्शन में लेके आ सकते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग वेपन। उसके मुकाबले का कोई वेपन नहीं है। अभी इंडियन आर्मी ने 6 और ली है, और मैं एक इन्फेंट्री बटालियन में गया था, वहाँ पर 6 और का भी फायर किया मैंने, नगीफ LMG का भी फायर किया, और मैंने वहाँ जवानों से भी बात करी, तो दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट 6 और। अच्छा, अमेरिकन वेपन है, बहुत ही अच्छा वेपन है। उनकी फर्स्ट चॉइस अभी भी AK-47 है। इट्स अ ब्यूटिफुल वेपन, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने AK-203 इंडक्ट करने का फैसला किया एज अ बेसिक इन्फेंट्री वेपन। इसीलिए बिकॉज सोल्जर को कॉन्फिडेंस आता है, आज भी वही कॉन्फिडेंस सोल्जर को आता है। हमारे पास में इजरायली वेपन्स भी हैं, टेवोर है, तो टेवोर बहुत ही हाई फाई वेपन है, लेकिन इट्स नॉट अगेन द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ सोल्जर। AK-47 का कोई जवाब नहीं। बट AK-47 के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे,
पुराना वेपन है। उसके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चला आ रहा है। 1947 से शुरू हुआ। हाँ। उसके ऊपर पिकैटनी रेल नहीं है। उसके ऊपर पिकैटनी रेल क्या होता है? पिकैटनी रेल वो कोई राइफल देखेंगे उसके ऊपर वो उसका जो फ्रंट हैंड गार्ड है उसके ऊपर ऐसे कट 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 लगे होते हैं। तो बेसिकली उनके ऊपर आप लेज़र लगा लें, उसके ऊपर टॉर्च लगा लें, उसके ऊपर आप नाइट विजन लगा लें, कुछ भी आप उस पर लगा लें। तो वो अटैचमेंट करने के लिए अटैचमेंट करने के लिए वो सब नहीं है। सब प्लेन सिंपल फ्रंट हैंड गार्ड के एक ही शोल्डर से फायर कर सकते हैं। करने को तो आप उल्टे से भी कर लें, लेकिन एक ही से कर सकते हैं, राइट हैंड, क्योंकि उसका जो खाली खोखा फायर करने के बाद में खोखा इधर को जाएगा ना। अच्छा। राइट को जाएगा। अगर लेफ्ट से फायर करेंगे तो खोखा आपको लग सकता है, लगता नहीं है। हाँ। लगता नहीं है, बट इट इज नॉट कंफर्टेबल। वो जाता 45 डिग्री एंगल में आगे को जाता है वो, चाहे आप राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें। हाँ सर, ये एक तो बहुत ही आइकॉनिक फर्क दिखाई दे रहा है AK-47 और AK-203। सही में लग रहा है 50 साल का डिफरेंस है दोनों भाइयों में। अब ये जो इसमें जो ट्रिगर है, 2 ट्रिगर हैं इसके अंदर AK-203 में, वो 2 ट्रिगर क्यों है, कैसे यूज होते हैं कॉम्बैट के टाइम पे? देखिए जो AK-203 है, इसको देखिए, पहले तो सबसे पहले जो एक तरफ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं। हाँ जी। AK-47 का बट देखिए, बट मतलब वो लकड़ी का बट है। नीचे देखिए तो उसमें एक पाइप और आपको एक एंगल सा दिख रहा है। वो बेसिकली एडजस्टेबल बट है। कोई 6 फुट का आदमी है, कोई 5 फुट का आदमी है, किसी तो के हाथ लंबे आगे हैं, पीछे हो सकता आगे है। पीछे अपने बॉडी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। फिर आप उसके आगे चलिए, जो पिस्टल ग्रिप है उनको पिस्टल ग्रिप बोलते हैं। पिस्टल ग्रिप के बिल्कुल ऊपर देखिए वो दांत बने हुए हैं। यहाँ पर आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था। तो वो बिल्कुल आई साइड के पास आ जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है, ठीक है ना। तो वो वहाँ लग गया। और इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको ट्रिगर दिखा, मैगजीन दिखी, और उसके आगे फिर एक और पिस्टल ग्रिप और एक और ट्रिगर दिख रहा है। हाँ। ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। अच्छा। और ये कहाँ लगा हुआ है? ये फ्रंट हेड गार्ड में नीचे लगा हुआ है। तो नीचे भी वो ऐसे दांत हैं। वहां पे आपने ये लगा लिया, इसको निकाल के आपने कुछ और लगा लिया। वहां पे आप लेजर लाइट लगा सकते हैं, टॉर्च लाइट लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या करने जा रहे हैं। हाँ। और फिर उसके आगे जाइए आप, तो आगे आप बैरल के ऊपर वो 4 साइड देखेंगे। 4 साइड के नीचे एक छोटा सा और एक ऐसे स्टड सा दिख रहा है, वो बेनेट स्टड है। और आगे फ्लैश हाइडर है। और तो ये राइफल है। और बाकी बुनियादी तौर पर अगर आप कंपेयर करें AK-203 का जो पिस्टल ग्रिप और वो आपका मैगजीन और ट्रिगर और ऊपर जो आपका लॉकिंग आर्म जो है, वो जो दिख रहा है एक लॉकिंग आर्म, ये और AK-47 जो वो है वो सेम है। उसमें कोई चीज़, बेसिक मैकेनिज्म सेम है। और एक मैगजीन में कितने बुलेट्स आ जाते हैं? 30। सो ये 30 बुलेट कितनी देर में खाली कर सकते हो? अब जो भी इसका रेट ऑफ फायर है, पता नहीं, मुश्किल से तो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में खत्म हो जाएगी वो। तो आपने बताया कि भाई ये नीचे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर था उस वाली फोटो में। इस वाली फोटो में देखो अलग अलग अटैचमेंट है। इसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेटर ने क्या किया है, आगे एक ग्रिप लगाई है, एक ग्रिप आगे लगाई जिससे कि पकड़ अच्छी आए। हाँ। और आगे आप देख रहे हैं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की जगह एक टॉर्च लाइट लगी हुई है। अगर नाइट टाइम या किसी रूम इंटरवेंशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब ऊपर देखिए, जो जहां से एम लेते हैं वहां पर ऐसा सिस्टम है, वो आई साइट वो है जिसमें आप दोनों आंखें खुली रख सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज आप निशाना लेते हैं तो एक आंख बंद करते हैं। हाँ। और खुली आंख से देखते हैं, और मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड को मिलाते हैं। इसमें जरूरत नहीं है। अब आप दोनों आंखें खुली रख सकते हैं। और वो देखिए जो पीछे साइड लगी है वो, उसमें कांच दिख रहा है वो। हाँ। तो कांच के थ्रू आप नॉर्मल देख सकते हैं। तो सोल्जर जब देखता है तो अगर एक आंख बंद करेगा तो उसका विजन 360 मतलब 120 नहीं रहेगा। हाँ, 120 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट आ गया। एक ब्लाइंड स्पॉट हो गया, मतलब आप कह के चलिए कि 90 से 100 डिग्री तक ही देख पा रहा है वो। बाकी 20 डिग्री बंद हो गया वो। हाँ। लेकिन दोनों आंखें खुली होती हैं तो 120 से भी थोड़ा ज्यादा देख पाते हैं अपन, है ना। हाँ। ये वाली साइड से जो इस पे लगी हुई है, इससे आपकी तो दोनों आंखें खुली हुई हैं।
तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन निशाना कैसे ले रहे हैं, इसके अंदर एक रेड डॉट होती है, वो रेड डॉट जैसे ही टारगेट पर आएगी तो मतलब कि वो फायर के लिए अलाइंड है, ठा कोई आपको इसके लिए कोई और, बल्कि आसान है यूज करना। तो ये एक सिस्टम है जो आजकल मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेपन्स में, ये सब में मिलेगा आपको आजकल। तो ये इसके अंदर ये चीजें ये खासियत है। सो एक जो आपने कहा कि भाई ये लाइट वेट है, और इसको ये अगर आपके पास विद ऑल अटैचमेंट्स है तो ये अपने आप में एक शिप की तरह है जो बहुत सारी कैपेबिलिटी, इसमें अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें लगा सकते फिट हैं, कर कहने सकते का हैं। मेरा मतलब। हाँ, सो ये जो AK-203 जो है, ये AK-47 के विनिस्पत पूरी आर्मी में डिप्लॉय हो गई है आज की डेट में। शुरुआत हो गई है, अपने अमेठी में बन रही है और वहां से निकलना शुरू हो गई है। अल्टीमेटली ये बेसिक इन्फेंट्री वेपन इंडियन आर्मी का बनेगा और अगले 20 साल तक ये चलेगा। तो ये जो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर आपने बताया, कोई टैक्टिकल सिचुएशन बताओगे कि ये कैसे यूज़ हुआ जब आप ऑपरेशन में थे, कब इसका इस्तेमाल होता है? देखिए, हमारे पास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स जो थे, जब हम राष्ट्रीय राइफल में मैं काम करता था, तो हमारे पास में, इंडिया के पास में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर नहीं थे। जो आतंकवादियों से पकड़े हुए अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स थे, वही ऑर्डिनेंस ने उनको ठीक ठाक करके और वापस री इशू कर दिया था। अच्छा। और उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा था, और मेरे ख्याल से शायद बाद में कुछ इंपोर्ट भी किए गए थे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, बट जनरली ये आतंकवादियों के पास मिलते थे। हम लोगों के पास में तो हैंड लॉन्च, हैंड थ्रोन ग्रेनेड्स, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, 25-30 फीट तक आप फेंक सकते हैं। बहुत ज़्यादा बलवान शक्तिशाली हैं तो और 5-10 फीट आगे फेंक देंगे बस। तो वो था। लेकिन अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से आप 50, जो भी उसकी जो रेंज है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एम्युनिशन दैट यू आर यूजिंग, तो आप फेंक सकते हैं। और MGL, तो ये मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है, और इसमें जैसे रिवॉल्वर में वो घूमता है गोल गोल, रोटेटिंग चेम्बर्स होते हैं, वो इसमें भी रोटेटिंग चेम्बर आपको दिख रहे हैं। फिर एक बैरल है, एक आगे वाली ग्रिप है, एक पीछे वाली पिस्टल ग्रिप है, फिर एडजस्टिंग आपका बट है, और ऊपर आपके साइट लगी हुई है। तो इस साइट, ये पर्टिकुलर वेपन में किसी और टाइप की साइट लगी है, बट आजकल होलोग्राफिक साइट आ रही हैं, क्योंकि ये आप, अच्छा, ये डायरेक्टली तो आप फायर कर नहीं सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट, ये एंगल में ही फायर होता है, पैराबोला। तो इसकी जो साइट है वो कैलिब्रेटेड होती है, तो वो आप उसको कैलिब्रेट कर ली कि 100 गज पे मारना है मैंने, तो 100 गज की वो सेटिंग करी। अच्छा, तो वो पैराबोला अपने आप कैलकुलेट कर, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, वो कर लेगा। आपने सिर्फ उसको डॉट को लगाना है टारगेट पे और फायर करना है, वो अपने आप वहीं जाकर गिर जाएगा। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड इशू रहा इन्फेंट्री के अंदर। और अब AK-203 आ रही है, तो इसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, जो कि बैरल के नीचे लॉन्चर है। अब जाहिर सी बात है कि जो राइफल के अंदर जो ग्रेनेड लॉन्चर लगेगा वो छोटी रेंज का होगा। ये प्रॉपर इसी काम के लिए हथियार एक्सक्लूसिवली बनाए, तो इसकी रेंज ज़्यादा होगी, और टाइप ऑफ एम्युनिशन भी ज़्यादा डेविस्टेटिंग होगा एज कम्पेयर। सो बेसिकली ये इस्तेमाल तभी होगा जब आपको कहीं दुश्मन दिख गया, और आपको लग रहा है कि वो छुपा हुआ है, वहाँ पे गोली से फायर नहीं हो सकता है, जैसे बंकर में है, पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, आप वहाँ पे गोली नहीं मार सकते हैं, तो आप उसको ग्रेनेड मारेंगे, लेकिन आपके हाथ से फेंका हुआ ग्रेनेड वहाँ पहुँचेगा नहीं, तो आप अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे। आपके अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की भी रेंज कम है, तो आप ये MGL का इस्तेमाल करेंगे, जो कि थोड़ी लॉन्गर रेंज है। यार, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ग्रेनेड फेंका, वो लुढ़क जाता है इधर उधर, या वो निशाने से भी अगर बहुत स्पीड से फेंका तो ऐसा लगता है कि वो तो निशाने पे तो लैंड होगा, उसके बाद आगे को भी वो बिल्कुल 2-3 टप्पे खा जाएगा। उसके अंदर डिले फ्यूज होता है, तो वो फ्यूज जब तक नहीं चले तब तक वो, अगर वो गिरेगा और अगर दुश्मन ज़्यादा तेज और चटक है तो वो आपको वापस भी उठा के फेंक सकता है। ये देखा है मूवीज में हमने। नहीं, बट ये प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है, ये हो सकता है एकदम ग्रेनेड आपको आया और आपने वापस फेंक दिया तो चल जाएगा ये। इनफैक्ट ग्रेनेड में मेरे को एक इंसिडेंट भी याद आ रहा है। क्या?
इंसिडेंट ये आ रहा है कि हमारा एक ऑपरेशन चल रहा था और बड़ा क्लोज एनकाउंटर चल रहा था टेररिस्ट के साथ में, और हम लोग क्रॉलिंग कर रहे थे और फायरिंग हो रही थी। मैं और मेरा जो स्काउट था, हम दोनों आगे लगे हुए थे, और वो भी स्टैगर्ड थे क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता था, थोड़ा मोड़ था उसमें। तो मेरा जो स्काउट था वो मेरे से थोड़ा सा आगे और ऊपर था, और मैं थोड़ा नीचे और पीछे था, लेकिन हम रास्ते की एज पे थे दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों टारगेट को एंगेज कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हमारा एम्यूनिशन ख़त्म हो गया और मेरे को ग्रेनेड की ज़रूरत पड़ी। तो जो मेरे जो पीछे था, मैंने उसको बोला मेरे को ग्रेनेड दे। उसने ग्रेनेड निकाला, उसका पिन निकाल के उसने मेरे को दे दिया। तो जब उसने मेरे को फेंका तो वो करते हुए आया, मैंने वो चलते हुए ग्रेनेड को उठा के एनिमी के ऊपर फेंका। अगर नहीं करता तो वो हमारे वहीं फट जाता, हम तीनों उड़ जाते एकदम। हाँ। तो ये पिन निकाल के क्योंकि इतनी स्पीड से काम चल रहा होता है वो। हाँ। बड़ा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, मतलब मसल मेमोरी बेसिकली प्ले में आ जाती है। ग्रेनेड निकाला तो ऐसे करके और साहब को दे दो, ये लो, मतलब पूरा तैयार करके ऐसे करके दे दिया, मतलब ऐसे जितना मैं और आप इतनी दूरी बैठे, मैं इतनी दूरी तक देना देना देना, और ऐसे करके और ऐसे उठा के आगे फेंक दिया। मतलब इट इज सो क्विक, सो इट हैपेंस। और ये वो भी फेंक सकता है, हाँ, है कि नहीं? हाँ, या तो बट ये इसमें ये सब ड्रामा नहीं है। ये ऑन इम्पैक्ट है। हाँ, ये ग्रेनेड जैसे ही टारगेट को टच करेगा ब्लास्ट कर जाएगा। इसमें ये नहीं है कि उठा के वापस फेंक दिया और ये सब, ये टाइमर वाइमर का चक्कर नहीं है इसमें। तो और एक बार में कितने ग्रेनेड लॉन्च हो जाते हैं इसमें? अब मेरे को ऐसे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 हो जाते हैं शायद, 7-8। मेरे को इतना पूरा याद नहीं है कितने। हाँ। मेरे ख्याल से इस ग्रेनेड लॉन्चर को देख के मेरे को लग रहा है कि 6 के करीब, हाँ, 6 या 8। सो जो ये ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, लाइट वेट गन जिसको बोलते हैं, हाँ, उसके अंदर आपके हिसाब से AK-203 और ये हमारी सबसे कारगर है AK-47, जहाँ पर भी डिप्लॉयड है वो। और इसकी कोल्ड वेदर रेटिंग कैसी है? सर्दियों में ये सही से काम करती हैं दोनों गन्स? हाँ, ऑल वेपन्स आर टेस्टेड फॉर कोल्ड वेदर एंड हॉट वेदर इन इंडिया। -50 से +50 डिग्री टेम्परेचर तक के वेरिड रेंजेस, टेम्परेचर रेंजेस में वेपन टेस्ट किया जाता है, और जब वो सक्सेसफुल होता है तभी वो आर्मी में इंडक्ट किया जाता है। एक ये M249 की जगह ये नेगेव NG7 को जो डिप्लॉय करा गया है, पहले हमारे पास M249 होती थी, उसकी जगह इसको डिप्लॉय करा गया है। इस वेपन के क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है, किस सिचुएशन में काम आती है ये, और इसको क्यों चुना हमने? देखिए, लाइट मशीन गन एक तो कंटिन्यूस फायर करती है, भारी वेपन होता है, बैरल का साइज लंबा होता है, तो रेंज भी, इसकी इफेक्टिव रेंज भी ज़्यादा बेहतर होती है। लाइट मशीन गन का काम है, सेक्शन जब एडवांस करता है तो उसको कवरिंग फायर देना। जो बॉर्डर में वो सुनील शेट्टी चला रहा होता है, जो ये वही वाली है। हाँ, वो तो खैर वैसे चला रहा होता है, बट आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं। आपका सेक्शन जब राइफल सेक्शन मूव कर रहा है तो LMG ग्रुप उसको फायर सपोर्ट दे रहा है, यानी कि वो फायर करके दुश्मन के सिर को दबा रहा है, और आपके जो राइफल सेक्शन है, वो है राइफल ग्रुप है, वो आगे एडवांस कर रहा है। हाँ, तो आपको रेट ऑफ फायर चाहिए, आपको तेज़ रेट ऑफ फायर चाहिए। मेरे ख्याल से इसका 600 राउंड्स पर मिनट का रेट ऑफ फायर है, और बिल्कुल तो वो आपको फायर कंटिन्यूसली आपको चाहिए। जो पहली LMG वो पुरानी थी, उसमें मैगजीन की लिमिटेशन थी, 30 राउंड आते थे, और उन LMGs क्योंकि पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 टेक्नोलॉजी ब्रेन गन से डिराइव्ड थी, तो वो उनमें रोक बहुत पड़ती थी। मतलब रुकावट, रुक गई, अटक गई, फिर उसको बॉर्डर में भी रुक गई थी, खाली कर और ये कर वो कर, और फिर दोबारा से लोड कर, ये वो। तो जैसे ही वो अगर मान लो आपकी LMG रुक गई, आप कवरिंग फायर दे रहे हैं, तो नेचुरली दुश्मन को रिस्पाइट मिलेगा, वो बाहर निकल आएगा। हाँ, वो आप पे फायर कर देगा, तो आपके उस एक्शन में विलंब हो गया ना। हाँ, रिस्क भी है, तो ये सब चीज़ होगी। अब ये जो नया वेपन सिस्टम है, इजरायली है, इसके अंदर रुकावट बहुत कम पड़ेगी, इतनी नहीं पड़ेगी एज कंपेयर्ड। फिर इसके पास आप नीचे देखिए एक बॉक्स मैगजीन लगी हुई है। हाँ। अब बॉक्स मैगजीन के अंदर जैसे मीडियम मशीन गन के अंदर बेल्ट चढ़ती है, ऐसे इसके ऊपर भी बेल्ट चढ़ी हुई है, तो एम्यूनिशन भी ज़्यादा कर सकते हैं आप,
बॉक्स मैगजीन में नहीं, आपने डायरेक्ट बेल्ट चढ़ानी है, आप वो भी चढ़ा लें, तो आप ज़्यादा आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप फायर कर सकते हैं। और बाकी जो आपने राइफ़ल में वो चीज़ें देखी हैं, चाहे वो बट हो, चाहे वो आपकी साइट हो, वो सब आप मॉडर्न साइटिंग सिस्टम्स के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन। और इनके अंदर ये भी खासियत होती है कि 2-2, 3-3 राउंड के ब्रस्ट भी फायर कर सकते हैं, सिंगल राउंड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे सिचुएशन में कि आपको एम्यूनिशन कंजर्व करना है, तो आप वो वाला मोड इस्तेमाल, 1-1, 2-2 गोलियां निकलेंगी उसमें। और अगर आपको हैवी कवर देना है तो उस समय आप पूरा कंटिन्यूअस मोड में आप फायर कर सकते हैं। ये इनकी कैपेबिलिटी होती है। और जब LMG की बात करी हमने, फिर इसके ऊपर और लॉन्ग रेंजेस पे है तो मीडियम मशीन गन आ जाएगी, तो वो और लंबी रेंजेस पे फायर करेगी। और उससे और ऊपर आपको चाहिए तो हैवी मशीन गन आ जाएगी। तो अलग अलग रेंजेस के हिसाब से अलग अलग लेवल की मशीन गन है। आप ये कह लें कि ये सबसे पहले स्टेज की मशीन गन है, वो आपकी नेगेव है। और ये बेसिक सेक्शन का एक फायर सपोर्ट हथियार है, बेसिक। ये स्नाइपर राइफल्स के अराउंड बहुत इंट्रीग रहता है थोड़ा। स्नाइपर राइफल कभी यूज़ करी है आपने कोई ऑपरेशन में? हाँ, स्नाइपर राइफल हमने यूज़ करी है। स्नाइपर राइफल बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए है। बहुत लॉन्ग रेंजेस पर अगर आपको दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना है, बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करना है, तब आप स्नाइपर का इस्तेमाल करते हैं। स्नाइपर का मतलब है कि आप अगर 10-20 लोग जाएंगे तो नज़र आएंगे। अगर आप एक स्नाइपर को कहीं भेज दें और वो चोरी छुप के चले जाके ऐसी जगह पे बैठ जाए जो कि वो डिटेक्ट करना भी मुश्किल होगा, और ऐसी एडवांटेजियस जगह पर बैठ जाए जहाँ पर वो आसानी से उसको देख सके दुश्मन को, और उसको फिर टारगेट कर सके। इनफैक्ट जो मेरी जो पहली ऑपरेशनल किल थी वो स्नाइपर के थ्रू ही थी। एंड हम ये उस टाइम की बात है जब स्नाइपर राइफ़ल, ये जो आप दिखा रहे हैं ड्रैगनॉफ स्नाइपर राइफ़ल नई नई आई थी। और तब रशिया जो था वो अफ़गानिस्तान में बुरी तरह से इन्वॉल्व था। और रशियन एम्यूनिशन, ऑब्वियसली एम्यूनिशन जो था वो कम आ रहा था, बिकॉज दे वर बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। तो हमारे ऊपर एम्यूनिशन के इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शंस थी। आई रिमेंबर उस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे, और हमारे पास ट्रेनिंग एम्यूनिशन ज़रूर थोड़ा सा पड़ा हुआ था जो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए था, और वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बगैर परमिशन के। आप ट्रेनिंग एम्यूनिशन भी यूज़ नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी परमिशन चाहिए थी। बहुत ही हाईली रिस्ट्रिक्टेड एम्यूनिशन था। पता नहीं कैसे करके मेरे CEO ने कहा कि तुम 2 राउंड ले जाओ, सिर्फ 2 गोली? 2 गोली। हाँ, क्योंकि मैंने उनको बताया कि वहाँ से एक जगह है जहाँ से मैं दुश्मन के संतरी को देख सकता हूँ, जो कि उसको नहीं पता है कि यहाँ से दिख रहा हूँ मैं। तो CEO ने बोला अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 2 राउंड लेके जाओ, आप 2 राउंड से ज़्यादा मैं अलाउ नहीं कर सकता। अलाउ नहीं करता है ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है। तो साहब हम 2 गोली लेके गए, मैं और मेरा साथी नवरतन था, मैं और नवरतन गए। 3 राउंड दिए थे उन्होंने। अच्छा। 1 राउंड हमने सेटिंग करके और 1 राउंड से 0 किया था हथियार। हमने पीछे जाके रेंज पर 1 राउंड फायर किया और देखा कि टारगेट पर जो मैंने किया कितना लेफ्ट और राइट हो रहा है, और उतना मैंने करेक्शन लगाई इसके ऊपर और छोड़ दी। तो यानी 3 में से 1 गोली हमने सेटिंग कर दी, और आगे के लिए हम सिर्फ 2 गोली ले गए थे, क्योंकि वो हमें सिर्फ 2 ही गोली दी थी उन्होंने। तो जब हम आगे गए और वहाँ पर हमने लोकेशन देखी, मैंने और नवरतन ने, हम बकरियां चराते हुए गए। अच्छा। सलवार कमीज पहन के बकरियां चराते हुए मैं बकरियां लेके गया, और नवरतन जो था वो लकड़ियों का, मेरा जूनियर था वो, तो लकड़ियों का बोझा, जैसे वो गांव वाले नहीं होते वो कि लकड़ी जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो लकड़ियों का बोझा लेके आया, और मैं आगे बकरियां भेड़ चलाता, गाँव वाले से सेटिंग करके कि ला मैं चलाता हूँ, और आगे तक मैं ले गया। वहाँ पहुँच के, और शाम हो रही थी, वहाँ पहुँच के हमने वहाँ पे अपना हथियार ले गए, वो ले गए। फिर हम
वहाँ पे रहे। और अर्ली इन द मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट 5 बजे के आसपास, जब बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी शुरू हुई, तो हमने एक बड़े चिनार के पेड़ के पीछे जो है पोजीशन ले ली। और पोजीशन लेके और हमने इंतज़ार किया। वेपन हमने एक राउंड से जो भी ज़ीरो हुआ वो हमने कर लिया था। सीओ ने बोला था कि खाली खोखा जो है ना इसका, ये गुमना नहीं चाहिए। उसने भी परमिशन नहीं ली थी किसी से। अच्छा, उसने भी अपने रिस्क पे बोला था कि ठीक है 2 राउंड, लेकिन खोखा नहीं गिरना चाहिए, गुमना चाहिए। उससे क्या होगा? क्योंकि वो जमा कराना होता है ना। अच्छा, ट्रेनिंग एमिनिशन है वो। आप हाँ। अगर वो फर्स्ट लाइन एमिनिशन हो तो फायर हो गया, गुम गया, कोई नहीं, लड़ाई वाला वेपन। ये ट्रेनिंग वाला है। अच्छा, तो आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो वो कहाँ है? बोला ये रहा, जमा कराना पड़ेगा, इट इज़ अकाउंटेबल। हाँ। तो मैंने निशाना लिया, हम लिए। तो मैंने नवरत्न को, तेरा काम है सिर्फ खाली खोखा देखना कि कहाँ जा रहा है। उसका सिर्फ यही काम था। हाँ। लेकिन एक्साइटमेंट में वो भी, उसने भी नज़र उसमें दुश्मन पे रखी थी। फायर किया, गोली लगी, वो बंदा गिरा पहले शॉट एक ही गोली में। लेकिन साला खाली खोखा नहीं मिला। खाली खोखा नहीं मिला। तो नवरत्न, मैंने बोला कहाँ? तो उन्होंने सर इधर ही गया। तो नवरत्न आगे गया। हाँ। और उधर सर्च करने लगा, और मैं भी फिर आगे क्रॉल करके गया और मैंने भी सर्च करना शुरू किया कि कहाँ गया। तो जब ये हमारी हरकत हुई और नेचुरली उधर कमोशन हो गया, वो उनका सेंट्री को गोली लग गई, उसको लोग लेके भाग रहे हैं इधर उधर, दिख रहा हमें वो सब हो रहा है। और उन्होंने भी फिर देखना, उन्हें हम दिख गए गोली कहाँ से। वो उधर एक उनका संतरी गिर गया, सब कुछ हो गया, यहाँ भागने का मौका है, आप ढूंढ रहे हो यार खोखा। हम खोखा ढूंढ रहे हैं वहां पे। हाँ, वहाँ खोखा ढूंढ रहे हैं और हम दिख गए। और वहां से उन्होंने मीडियम मशीन गन का फायर किया। फायर हुआ एकदम टक 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 ट्रर करके फायर आया एकदम। हाँ। और हम नीचे देख रहे, एक्यूरेसी नहीं थी उसकी, एज लक वुड हैव इट, और वो पूरा का पूरा ब्रश जो था वो पेड़ के तने के ऊपर से निकल गया, साइड से निकल गया। तो जब गोली ऊपर से निकलती है तो बड़ी शार्प आवाज आती है, टक 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 टक। हाँ। तो एकदम से निकली और हमें एकदम, हमारी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रखी, हम एकदम से आके अपनी आड़ में आ गए। हाँ। कवर में आ गए। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, अब काम तो दिन हो गया। हाँ। मैंने कहा ओके, मैंने कहा यहीं से दूसरा राउंड फायर होगा। अच्छा, जब उन्होंने स्पॉट कर लिया आपको, अब स्पॉट स्पूट हो गया, फायरिंग उन्होंने कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इनकी गोलियां ऊपर से जा रही हैं। हाँ। वो भी दूर था, उनको दुश्मन को भी नहीं पता लग रहा है। दोबारा नवरत्न को बोला कि भाई अब खोखा देख। अब मैंने कहा तू खोखा देखना कि कहाँ जा रहा है, ठीक है? अब मैं वहीं फायर कर रहा हूं, अभी वहां पे कोई दुश्मन नहीं है। मैंने फिर वहीं कि यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे फिर से निशाना लिया, फिर फायर किया। खाली खोखा उड़ के गिरा और नवरत्न ने फिर नहीं देखा। तो अब दोनों खाली खोखे जो है गुम गए। पर दूसरा राउंड फायर करने का क्या फायदा हुआ जब दुश्मन नहीं था? उसमें टैक्टिक क्या थी? उसमें यह था कि भाई हमें खाली खोखा ढूंढना है यार। अच्छा, तो ये जहां गिरेगा वहीं दूसरा भी गिरेगा। तो वहां भी गिरेगा, तो हमें तो वो ढूंढना था। तो पहला खोखा ढूंढने के चक्कर में दूसरा फायर करा, वो भी नहीं मिला। अब हम बड़े, और उधर से एलएमजी चल रही है, वो एमएमजी फायर हो रही है, एमएमजी चल रही है। तो हमें लगा कि अब ये बहुत रिस्की है, अब ये पंगा लेने का नहीं है। हाँ। तो हम वापस आ गए और हमारा हवलदार था बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, ट्रेंड स्नाइपर, मतलब ट्रेंड मार्क्समैन, नॉट स्नाइपर, मार्क्समैन। हवलदार बसंत सिंह, मेरे को याद है, पता नहीं वो है भी कि नहीं इस दुनिया में, बहुत पुरानी बात हो रही है। तो हमने उसको बताया कि उस्ताद ये हो गया है, संतरी तो गिर गया लेकिन खोखा नहीं मिला है, तो सीओ साहब को बता दें कि ना बताएं। उसने बोला कि साहब मत बताओ। हाँ। ना दस्यो तो सी। मैं कहा ठीक है जी। तो हमने सीओ को नहीं बताया। तो सीओ ने पूछा कि भाई खाली खोखा ले आए हो? मैं कहा हाँ सर, झूठ बोल दिया हमने। हाँ। तो क्योंकि हमारे उस्ताद ने बोला है कि मत बताओ। फिर अगले दिन मतलब फिर रात में हम फिर गए, फिर वो हवलदार हमारे साथ गया और हम रात वो पहाड़ी चढ़ के गए और फिर वहाँ पे पहुँचे। और सवेरे फर्स्ट लाइट होने से पहले हवलदार बसंत सिंह के इतने एक्सपीरियंस उस्ताद बोलते हैं हम, हाँ। कि यहाँ पे कहाँ पे उसने पूरा प्रोजेक्ट कैसे कहाँ पोजीशन ली, और स्नाइपर लेके गए थे, साहब पोजीशन लेके दिखाओ कहाँ लिया आपने। मैंने ये पोजीशन ली, ये करा, ऐसे करके कहते बस पोजीशन जब मार्क करी टक से वो गया उस इलाके में, वहाँ ढूंढा, दोनों खोली खोके उसने वहाँ ढूंढ लिए। अच्छा, उनको
इतना एक्सपीरियंस कि यहाँ से गन चलाई है तो यहाँ पे खोके वहाँ पे उस पूरे रेडियस में उसने ढूंढा, दोनों खाली खोके निकल के आ गए। तो ये थी हमारा स्नाइपर राइफल का एक्सपीरियंस। लेकिन संतरी भी मार दिया और दोनों खोके भी मिल गए। और तीसरा तो खैर हमने 0 के लिए फायर किया ही था। हाँ तो ये रहा हमारा। तो संतरी को गिराने से ज्यादा खोखा ज्यादा जरूरी था, उसके लिए हमने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला है कि खाली खोखा नहीं घूम सकता। तो ये वैल्यू ऑफ ऑर्डर है। हाँ, तो जब एक वॉर होती है या एक जब मिलिटेंट ऑपरेशन होता है, उस समय स्नाइपर का कोई रोल होता है? जैसे कश्मीर में जब आप टेररिस्ट से लड़ते थे, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपको दिख गया कि घर के अंदर ये स्नाइपर, ये मतलब मिलिटेंट यहाँ पे छुपा हुआ है और वो वहाँ से फायर कर रहा है, तो वो फायर, यही सेम सिचुएशन कि वो आपके ऊपर फायर कर रहा है ना, आमने सामने है, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि साइड पीछे, तो उसको मारने के लिए आमने सामने से तो आप एंगेज करे हुए हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप उसको आउटफ्लैंक करके कहीं दूर से बैठ कर स्नाइपर से उसको मार सकते हैं, तो और उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। या किसी घर के अंदर किसी खिड़की से आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर ये मिलिटेंट बैठा हुआ है, वो अगेन वो ऊपर से फायर कर रहा है, तो आप उसको एक अलग ऐसी जगह से जहाँ से वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, वहाँ पे पहुँच के और आप फायर कर सकते हैं। तो ये आपने डिप्लॉय करा कोई ऑपरेशन? हाँ, हर एक हमारे राष्ट्रीय राइफल में जब हम कॉर्डन एंड सर्च करते थे या कभी हमारे एनकाउंटर्स होते थे, तो स्नाइपर साथ चलता था। स्नाइपर का अलग रोल है, स्नाइपर वाले अलग अपना देखते हैं कि यार यहाँ से एनकाउंटर हो रहा है तो हम देखें कि कहाँ से हमें आतंकवादी दिख जाए बस। हाँ, और हम ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठ जाए, वेंटेज पॉइंट पर बैठ जाए कि हम उसके ऊपर आराम से बैठ के पॉट शॉट ले सकें। तो ये नॉर्मल चीज़ है। आपने अपने पूरे करियर में ऐसा कौन सा एक स्नाइपिंग इंसिडेंट देखा या ऑपरेशन देखा या सुना जो आपको हमेशा याद रहेगा अपने वाले स्नाइपिंग कारनामे के अलावा? एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें, वो मेरा ऑपरेशन नहीं था, मेरे एक साथी कंपनी कमांडर का ऑपरेशन था। मैं उसका एक रिजर्व था, लेकिन वो सिचुएशन ऐसे डेवलप हुई कि मैं भी, आप कह लीजिए कि उसके बिल्कुल ही क्लोज कांटेक्ट में आया, लेकिन ऑपरेशन उसका था तो हमने इंटरफेयर उसमें बिल्कुल नहीं किया। और हम बहुत नज़दीक थे टेररिस्ट के। टेररिस्ट हमसे ऊपर थे और हम नीचे थे। मतलब बिल्डिंग थी? बिल्डिंग नहीं, पहाड़ और नाला था, पहाड़ी इलाका था, बड़े बड़े पत्थर थे और हम नीचे थे, मतलब पहाड़ी में नीचे थे हम। तो इट वॉज़ नॉट वाइज टू एंगेज, और हमारी आवाज़ें तो खैर वहाँ जा रही थी और टेररिस्ट ने वहाँ पे हमारी तरफ ग्रेनेड भी ज़रूर फेंके, लेकिन हम इतनी दूर ज़रूर थे कि ग्रेनेड हमारे ऊपर नहीं फटे, लेकिन नज़दीक फटे। वी वर प्रिटी क्लोज। ये जब एक्शन जब हुआ था, ये इनिशिएट ऐसे ही हुआ था कि जब वो मेजर साहब की पार्टी आ रही थी सवेरे सवेरे फर्स्ट लाइट में, वो ऊपर से आ रहे थे नीचे को, ऐसी प्लान, और वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर हैं। तो मैं नीचे से इसलिए गया था कि ये नाले के रास्ते नीचे से भाग ना जाए। तो हमने स्टॉप लगाया हुआ था और ऊपर से मेजर साहब आ रहे थे ऊपर वाले रास्ते से प्रॉपर टीम के साथ में, तो उनके पास स्नाइपर था। और जब वो ऊपर से आ रहे थे तो टेररिस्ट ने इनको पहले स्पॉट कर लिया, और टेररिस्ट ने जब फायर किया तो इनके स्काउट को पैर में गोली लग गई। अच्छा। और गोली लगने से फिर वो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो गया। तो वहाँ से जो कवरिंग फायर दिया था तो वो स्नाइपर्स ने दिया था मेजर साहब को, और मेजर साहब फिर अकेले क्रॉल करते हुए अपने बडी के साथ में छुपते छुपाते बिल्कुल नज़दीक आए, और उन्होंने फिर नज़दीक से इन दोनों टेररिस्ट को मारा था। लेकिन उसमें जो सपोर्ट फायर दिया था वो इन स्नाइपर्स ने दिया था दूर से, तकरीबन 500-600 मीटर दूर से। और स्नाइपिंग राइफल से सपोर्ट फायर किया, कवर फायर, मतलब कि जैसे ही उनकी मुंडी दिखे टक से फायर कर दे, फिर छुप जाए। हाँ, जैसे ताकि वो एम ना ले पाए, उनको ये वो समझ में आ गया था। लेकिन जब मेजर साहब आ गए नज़दीक में तो फिर वो खूब गोलीबारी चली। जब मेजर साहब नज़दीक आ गए तो फिर स्नाइपर से फायरिंग बंद हो गई, काफ़ी नज़दीक आ गए तो एरर हो गया, अपने को लग गई तो वहाँ से उनका फायर स्टॉप हो गया। फिर मेजर साहब की और उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने ग्रेनेड फायर करे और ये वो वगैरह, तो फिर वो कहानी
समाप्त हुई। कई बार टेररिस्ट के पास हमसे बेटर एम्यूनेशन, बेटर वेपन अवेलेबल होते हैं। जब शुरू में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी तब टेररिस्ट के पास में हमसे बेटर एम्यूनेशन और हथियार थे। जब इंडियन आर्मी श्रीलंका में गई थी तो श्रीलंकन टेररिस्ट के पास में इंडियन आर्मी से बहुत अच्छे हथियार थे। बेसिक वेपन, राइफल्स की बात करें, AK-47 उनके पास थी, हमारे पास में SLR थी। पंजाब की इंसर्जेंसी में भी जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनके पास बेटर वेपन्स थे, स्मॉल आर्म्स। हमारे पास वही राइफल थी और वो बेसिक वेपन सिस्टम था। सिमिलरली जब कश्मीर में जब शुरुआत हुई तब भी हमारे पास में SLR राइफल थी और एनिमी जो था, दुश्मन जो था, वो AK-47 के साथ लैस था। ये अर्ली 90s की बात बता रहे हो, जब आप पहुंचे ही थे कश्मीर। जब 91 इंडियन आर्मी वहाँ पे घुसी थी 89-90s में। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो फिर इंडियन आर्मी को भी इम्पोर्टेड वेपन दिए गए और बहुत सारे हथियार जो हमने टेररिस्ट के पकड़े वही रिपेयर होके और उनको ठीक ठाक करके फिर वो वापस इशू हुए। तो ऐसे करके फिर AK-47 धीरे धीरे हमारे रगों में बहने लगी और फिर राष्ट्रीय राइफल खड़ी हो गई तो फिर वहाँ पे तो AK-47 ही थी बेसिक स्टैंडर्ड। तो यस, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास वेपन्स अच्छे थे। और यही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वो M16 राइफल्स का इस्तेमाल करते थे वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी, AK-47 का इस्तेमाल करते थे और हम लोगों के पास वो वही SLR थी। तो ये बहुत बार हुआ और कई समय तक रहा है ऐसा कि उनके पास वेपन सिस्टम ज़्यादा अच्छे रहे हों हमसे। पर एक आपके हिसाब से इंडियन आर्मी का बेस्ट स्नाइपिंग राइफल कौन सा है? मेरे हिसाब से जो अभी जो स्टैंडर्ड इशू हो रहा है, फिनलैंड का बना हुआ साको स्नाइपर राइफल है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो साको स्नाइपर राइफल है जो आप बता रहे हो इंडियन आर्मी की शायद सबसे अच्छी गन, स्नाइपर गन है, इसमें ये जो स्कोप इतना लंबा है, ये 2 किलोमीटर दूर तक का जो है क्लियर विजन दे देता है। क्लियर विजन नहीं, बहुत ही एक्यूरेट विजन देता है, क्योंकि ये साको जो राइफल है, स्नाइपर राइफल, इसकी रेंज इफेक्टिव 2 किलोमीटर की है जो भारत यूज़ कर रहा है। भारत स्नाइपर राइफल में .338 मैग्नम एम्युनिशन यूज़ करता है इंडियन आर्मी में और उसकी रेंज 2 किलोमीटर की है। तो 2 किलोमीटर का मतलब है कि आपका ये जो स्पॉटर स्कोप है या टेलीस्कोप है, ये 2 किलोमीटर तक तो बहुत ही एक्यूरेट आपको विजन भी देगा और कैलकुलेशन भी देगा। फिर दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए कि इसमें कितनी स्टेबिलिटी है। इसमें आगे बाईपॉड है, 2 टांगें दिख रही हैं, बाईपॉड है, और पीछे एक मोनोपॉड है जो कि एक रेस्ट दे रहा है। तो इन सब को आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, और एक बार आपने एक पॉइंट पर एम लेके रख दिया है तो आप वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, आप रेस्ट ले सकते हैं, है ना, कि जब टारगेट वहाँ पर आएगा तब फायर करना, तब करेंगे। या कोई जैसे मान लो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने दुश्मन के बंकर में लूप होल ढूंढ लिया, निशाना बना लिया उसके ऊपर, हाँ। लेकिन अभी उसके अंदर कोई आदमी नहीं है, हाँ। कोई थोड़ा एक्शन होगा तो उसमें कोई वेपन आएगा और वहाँ से वो फायर करना शुरू करेगा। आपका सिस्ट ली हुई है, आप सिर्फ आएंगे, पीछे पोजीशन लेंगे, हथियार को टाइटली ग्रिप पकड़ेंगे जैसे पकड़ना है, लोड करेंगे, रीओरिएंट करेंगे और फायर कर देंगे। ये उस काम के लिए है। और बोल्ट एक्शन है। बोल्ट एक्शन जो है वो ड्रैगनऑफ सेमी ऑटोमेटिक थी, तो वो सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, जो बोल्ट एक्शन होती हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ही टॉप क्लास होती है क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल नहीं रही है, आपकी गैसेस जो हैं वो वेस्ट नहीं हो रही हैं। सो ऑल दोज फैक्टर्स मेक इट मोर स्टेबल। सो बोल्ट एक्शन इज मोर स्टेबल। तो मतलब मैकेनिकल टेक्नोलॉजी स्नाइपर राइफल में ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेटिक से और इसमें ये फ़र्क है। असमी हमारी मेड इन इंडिया, डिजाइन्ड इन इंडिया वेपन पिस्टल गन है जो 3 महीने के अंदर अंदर जो है पूरी बना ली गई थी। इसकी क्या हिस्ट्री है?
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बसनोड ने इसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और ये फ़ोटो आप दिखा रहे हैं बेसिकली 9mm की ये गन है, और ये वही एमिनिशन यूज़ करती है, और लेकिन इसका बैरल थोड़ा लंबा है, तो यानी कि थोड़ी रेंज एक्यूरेसी बेटर है, और एडवांटेजेस वही पिस्टल वाले हैं। छोटा कॉम्पैक्ट हथियार है, तो ये स्पेशल सिचुएशंस में फॉर एग्जांपल आप अगर वीआईपी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको अपने जैकेट के अंदर ये चीज़ छुपानी है, तो आप आसानी से छुपा सकते हैं, इतना छोटा है। अगर आप रूम इंटरवेंशन कर रहे हैं और नैरो उसके अंदर आप गली है या कॉरिडोर है, क्योंकि कश्मीर को देखें तो वहाँ पे इस तरीके के आपको कॉरिडोर दिखेंगे, पतले पतले नैरो, तो अगर आप राइफ़ल लेके चलेंगे तो राइफ़ल अड़ेगी, प्रॉब्लम करेगी, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कैरी अ स्मॉलर दिस थिंग। अगर आप पिस्टल लेके चलेंगे वैसे ही, तो पिस्टल की एक्यूरेसी और वो कम है। अब ये प्रॉपर टाइप, इसमें बट है, इसमें फोर ग्रिप है, पिस्टल ग्रिप है, इसके अंदर होलोग्राफिक साइट है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। और इसके अंदर पिकैटनी रेल है, तो आप लेज़र भी लगा सकते हैं इसको, आप सेमी ऑटोमेटिक और उसमें भी ऑटोमेटिक में भी शायद कर सकते हैं इसको फायर, तो इट इज़ गॉट गुड एडवांटेज। ये देखने में भी ऐसा कर रहा है राइफल के ऊपर बाकी हाँ, मतलब इट्स अ you can call it a highly advanced pistol for room intervention. I think it's a very good CQB weapon. और 9mm मतलब बिल्कुल ही सटीक छोटे रेंज के लिए छोटा, बिल्कुल आपको अगर जैकेट में छुपानी है तो आप छुपा भी सकते हैं, निकाल के इसको यूज करते हैं। फोल्डेबल बट है, बट को फोल्ड करें, हमें छुपा दें, कैरी करने में आसान है, निकालें, यूज करें, सो इट्स गुड वेपन। और इसको काफी बल्क में ऑर्डर हो रही है इस समय। कुछ मैं पढ़ता था शायद 4 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी, पहला ऑर्डर लगा था इसका, एंड काफ़ी सारे यूनिट्स इसको ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये कौन सी यूनिट्स को दी जाएगी, कहाँ पे यूज़ होगी, इसका क्या WE बनेगा, ये देखना है। आई एम श्योर ये फौज में तो होमवर्क हो गया होगा, लेकिन पब्लिकली ये अवेलेबल नहीं है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वेपन है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से जो आजकल जो भी हम हथियार बना रहे हैं वो सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, कोई एक्सपोर्ट उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारी। ये जो DRDO ने शिवालिक मल्टी मोड ग्रेनेड बनाया है, ये नॉर्मल ग्रेनेड से कैसे अलग है, क्या खासियत है इस ग्रेनेड की? देखिए, अभी तक इंडियन आर्मी HE-36 ग्रेनेड यूज़ करती रही, और उसके अंदर फ्यूज़ लगता था। हाँ, और वो 2 तरीके से फायर होता था, राइफ़ल से भी फायर कर सकते थे उसको, और हाथ से भी फेंक सकते थे, तो दोनों के फ्यूज़ अलग अलग होते थे। क्योंकि राइफ़ल से फायर करना मतलब राइफल के ऊपर एक वो ग्रेनेड अटैचमेंट लग जाता था, और नीचे से आप ब्लैंक राउंड फायर करते थे, और उसके धक्के से वो ग्रेनेड आगे जाते, और उसका पिन ऑलरेडी निकल चुका होता था जब वो जा रहा होता था। हाँ, उसका जो सिस्टम जो था एक्टिवेट होकर, हाँ, जैसे वो निकल के जाएगा तो वो निकल जाएगा वो। अब वो दुश्मन के ऊपर गिरेगा और वो फटेगा, तो उसका टाइमिंग अलग थे। जो हाथ से फेंक रहे हैं उसके टाइमिंग अलग थे, लेकिन वो सब उसमें फ्रेगमेंटेशन थे, उसमें वो कट बने होते हैं, जैसे वो ग्रेनेड के अंदर कट देखे ना वो, हाँ, तो वो फटता था, तो वो शार्पनल बनते थे चारों तरफ, वो फैल जाते थे, और उससे एंटी पर्सनल था बेसिकली। एंटी पर्सनल मतलब इंसान को मारने के लिए, हाँ, है ना, लिविंग बीइंग को मारने के लिए एंटी पर्सनल। अब अलग अलग सिचुएशन में हमें ग्रेनेड चाहिए। अब हमें कहीं पे ग्रेनेड चाहिए सिर्फ धुआं करने के लिए, कहीं पे हमें ग्रेनेड चाहिए सिर्फ इंसेंडरी ग्रेनेड चाहिए, कि आग लगाने के लिए चाहिए, कोई एकदम फ्लैश हो, आदमी की आंखें चौंधिया आ जाएं जिसको बोलते हैं। कहीं पे आपको फ्रेगमेंटेशन चाहिए, एंटी पर्सनल चाहिए। तो मल्टी मोड का मतलब है कि एक बेसिक ग्रेनेड, अब ये देखिए ग्रेनेड, फुल ग्रेनेड आपको लेफ्ट में दिख रहा है, जिसमें प्लास्टिक बॉडी, सेफ्टी पिन और लीवर लगा हुआ है। राइट साइड में अगर आप देखें जो इमेज है, उसमें आप देखिए जो पीला पोर्शन दिख रहा है वो एक्सप्लोजिव है। उसके बाद आप देखिए फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ है, वो छोटे छोटे बिंदियां सी हैं, वो बेसिकली छर्रे हैं, वो जो अचानक से हर डायरेक्शन में छर्रे ही छर्रे हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैकेनो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज है, मतलब इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं आपकी, ये 5 सेकंड में फटना है कि 10 सेकंड में फटना है कि डिले में, क्या जो भी है,
मैकेनिकल है, जब आपने पिन निकाला और लीवर छूटा तो मैकेनिकल एक्शन शुरू हो गया। उसने एक्टिवेट किया आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म जो आपने टाइमिंग सेट किया है उस हिसाब से वो फिर आगे कार्रवाई होगा। फिर सबसे नीचे है डेटोनेटर, तो डेटोनेटर तब उसी टाइमिंग के हिसाब से फटेगा, और जब वो डेटोनेटर फटेगा वो फिर बाकी उसमें ब्लास्ट पैदा करेगा। हाँ। अब इसके ऊपर आप स्लीव बदली कर दीजिए। जो ये फ्रेगमेंटेशन जो लिखा हुआ है, जो ग्रीन पोर्शन है, येलो पोर्शन को छोड़ दीजिए, जो ग्रीन पोर्शन है इसको जैसे आप बॉटल का कवर हटाते हैं ऐसे आपने हटाया, दूसरा कवर लगा दिया। उसके अंदर हो सकता है आपने स्मोक वाला कवर लगाया। हाँ। तो अब इस इमेज में देखो, जो राइट साइड में है बॉडी है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव है। जो बॉडी के अंदर, तो सिर्फ अगर आपको धमाका करना है, रोशनी करनी है, या हाँ, अभी ये सिर्फ इसके अंदर ब्लास्ट होगा। हाँ। और लिमिटेड डैमेज, जो ब्लास्ट होगा तो डैमेज तो कुछ या शॉक एंड ऑग क्रिएट करने के लिए। अब आपने इसको स्टन ग्रेनेड में तब्दील करना है। यानी कि मतलब मोटे तौर पर अगर आतंकवादी कमरे में छुपे हुए हैं और आपको उनको जिंदा पकड़ना है तो आप उनको स्टन करेंगे। हाँ। स्टन कैसे करेंगे? एक तरीका है कि बगैर स्लीव के आपने डाला, अंदर से धमाका हुआ और रोशनी पैदा हुई, चमक पैदा हुई, और वो स्टन हो गए। हाँ। और जैसे वो, जब तक वो होश में है तब तक आपने उनको पकड़ लिया। हाँ। ठीक है। फिर आपने कहता है स्टन स्टोन नहीं करना है, मैंने इनको मारना है। फिर आपने फ्रेगमेंटेशन, जो स्लीव विद फ्रेगमेंटेशन है, आप देखिए राइट साइड में वो बोतल की जैसी चूड़ियां होती है वैसी है ना, उसको ऐसे करके उसके ऊपर कस दिया। अब इसके अंदर छर्रे हैं। हाँ। अब वही चीज आप फेंकेंगे तो वो छर्रे छर्रे हो जाएंगे। फिर अगर आपको इस तरीके का अटैचमेंट है कि अब आपको इससे धुआं फेंकना है, कि मतलब आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप अपनी टीम को कवर दे रहे हैं, आपको गली क्रॉस करनी है। हाँ। लेकिन आपकी गली, जो आपने गली अंडर फायर है दुश्मन के, तो आपने उसको चकमा देना है, आपने उसको अपने आप को कवर देना है। तो आप उस गली में वो ग्रेनेड फेंकेंगे। कौन से वाले? स्मोक ग्रेनेड। तो इसके ऊपर उस स्मोक वाली स्लीव डालो और फेंको, तो उससे धुआं हो जाएगा। 2-4 फेंक दो, धुआं हो जाएगा। तो और फायरिंग भी करते रहो, तो उसको समझ नहीं आएगा कि कब, मतलब निशाना नहीं ले पाएगा। हाँ, कि कब फायर करना है, निशाना नहीं ले पाएगा। इस तरीके से अगर आपको इंसेंडरी इस्तेमाल करना है, तो इंसेंडरी अगर आपके पास स्लीव अवेलेबल है तो आप इंसेंडरी स्लीव लगा देंगे ऊपर, तो जब वो ब्लास्ट से वो इंसेंडरी, मतलब चमक भी होगी और आग भी लगेगी। अच्छा, उस तरीके का। तो स्लीव अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब इंडियन आर्मी में कौन सा मल्टी मोड ग्रेनेड है, उसमें क्या क्या स्लीव्स दे रहे हैं, वो स्पेशल फोर्सेस को क्या दे रहे हैं, ये अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हाँ, कि अगर होस्टेज सिचुएशन है वर्सेस आपका, हाँ, तो स्पेशल फोर्सेस के पास अलग काबिलियत का इक्विपमेंट होता है, जनरल इन्फेंट्री के पास अलग काबिलियत का होता है। सो इट डिपेंड्स। पर बहुत ही उम्दा, मैं कहूँगा, इनोवेशन है ये, कि कपड़े बदलो और काम बदल जाता है। 2010 से 2014 के बीच में जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, तब इंडिया ने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा, स्टडी के लिए भेजा कुछ लोगों को, ये देखने के लिए कि ज़्यादातर कैजुअलिटीज़ जो हो रही हैं आर्मी में वो किस तरह के अटैक से हो रही है। उधर ये पता चला कि ज़्यादातर सोल्जर्स का जो फ्रंट एंड बैक प्रोटेक्शन है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कैजुअलिटीज़ होती हैं साइड अटैक की वजह से, यानी आपके साइड में विस्फोट हो गया, बम फट गया, साइड से फायर आ गया, क्योंकि दोनों साइड से प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से एक 360 डिग्री प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की बात हुई, वो डेवलप करा गया, जिसमें एक 360 डिग्री आर्मर इंडिया ने खुद से बनाया। उसका नाम 360 डिग्री कवरेज दिया गया, जो बनाई गई। मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ उसकी। तो डीआरडीओ ने जो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई वो 360 डिग्री कवरेज के साथ बनाई। इससे ऑन फील्ड आपको लगता है कि काफ़ी फर्क पड़ता है इस चीज़? बिल्कुल। तो जब 90s में इंसर्जेंसी शुरू हुई जेएनके में, तो जुगाड़ करके और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए गए। जुगाड़ क्या किया गया? टेलर से सिले गए और आगे लोहे की, खालिस लोहे की प्लेट, मेरे ख्याल से 1-1.5 इंच मोटी प्लेट, हाँ, वो आगे एक पॉकेट होती थी, उसको आगे लगा देते थे, और एक पॉकेट पीछे होती थी, पीछे लगा देते थे, बस ये। अच्छा, तो वो दर्जी से जो है कपड़े का वो बनवाई जैकेट,
उसमें जेब लगी हुई है, उसमें लोहे की प्लेट लगा दो, थोड़ी सी ऐसी कर्व्ड प्लेट, हाँ। एक आगे एक पीछे, बहुत भारी होती थी, 25-30 किलो की वो पूरी जैकेट होती थी। मेरे ख्याल से 25-30 तो ज़्यादा बोल गया, 15-20 किलो की होगी। तो ये सबसे पहले मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ। फिर हेलमेट भी ज़्यादा कारगर नहीं थे, तो बुलेट प्रूफ पटके बने। तो पटके क्या थे कि लोहे की पतरी का एक ऐसे बैंड, हाँ। और उसके ऊपर फिर वो कैमोफ्लाज कपड़ा और थोड़ा सा स्पंज लगा के, और चिन स्ट्रैप वो नॉर्मल हेलमेट का उखाड़ के, हाँ। वो लगा के ऐसे करके जुगाड़ से वो, क्योंकि आगे आपका माथा कवर रहे, ऊपर से पोला रहता था, हाँ। माथा कवर रहे, और ये एकदम हार्ड, मतलब ये हालत हो जाती थी। हम लोगों ने तो पहन के चले हुए, बहुत मुश्किल होता था। देखिए 20-25 किलो का आपने ये आर्मर पहना हुआ है, 5 किलो के आपने हथियार उठाया हुआ है, दुनिया भर का एमिनेशन है, तो आप तो गधे की तरह लोड हो जाते थे। हाँ। तो लेकिन ऑपरेशंस तब ऐसे लड़े गए। फिर बाद में पॉलीमर वाले इस्तेमाल होने लगे, दैट मटेरियल फाइबर, लाइट वेट होता था और बेहतरीन। तो वो जब आए तो उसका वेट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 8 किलो का था। तो वो बिल्कुल 360 प्रोटेक्शन में था। उसका जो कॉलर था, उसको कॉलर को आप ऐसे ऊपर कर सकते थे, है ना, और बहुत ही, आई थिंक पॉलीमर ही बोलते हैं उसको। तो फाइबर बेस्ड था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर था। तो वो इट वॉज अ गुड दिस थिंग, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम थी। आई थिंक इट मस्ट बी इम्पोर्टेड, इट वॉज नॉट इंडियन। तो तादाद कम थी, तो रिस्ट्रिक्टेड होते थे, वो कम गिने चुने होते थे, उन्हीं को बदली कर करके पहनते थे, और जुगाड़ वाले चल रहे थे। हाँ। फिर 2014 के बाद में सरकार बदली, नई सरकार आई, उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया और पुश मिला, और आज की तारीख में जो प्रोटेक्टिव गियर है सोल्जर का, वो पूरी तरह से मौजूद है, अवेलेबल है, और वो पहले की तरह मारा मारी नहीं है। और अब जो DRDO ने बनाया है, उसने वो इंडियनाइज्ड कर दिया है। जो टेक्नोलॉजी जो पहले जो अवेलेबल थी, अब उसको इंडियनाइज कर दिया है आपने। अब ये जो 2 फोटो दिख रही हैं, ये पुराना कॉम्बैट पैटर्न है, नीचे वाला जो नया कॉम्बैट पैटर्न है। तो कॉम्बैट, ये यूनिफॉर्म का कॉम्बैट पैटर्न उसके हिसाब से है। अब ये आपको ये मिल गया है, सिंपल। तो जब बुलेट फायर आता था, जब लोहे वाले उसमें, हाँ, वर्सेस जो बाद में कुछ पॉलीकार्बोनेट या जो भी मटेरियल, हाँ, जो भी है, हाँ, तो उनमें बुलेट फायर ऑन इम्पैक्ट कैसा क्या होता था? वो जो लोहे वाला जुगाड़ था तो गोली रोक लेता था? खैर हमें तो गोली कभी लगी नहीं, तो हमें नहीं मालूम, बट जिनके लगी है तो वो बोलते हैं कि बहुत जोर का इम्पैक्ट पड़ता था। और वैसे बाय द वे लोहे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो पीछे तो से भी... तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हाँ, और आदमी गिर भी जाता है। इट्स क्वाइट इम्पैक्टफुल बाय द वे। और इशू वो नहीं होता, जब वो गोली लगती है तो गोली लोहे पे लगेगी, क्रश होगी, क्रश होके, और साइड्स में उसके, क्योंकि लोहे पे लग रही है ना, तो क्रश होके वो लेड के पीसेस साइड्स में भी जाएंगे। हाँ। तो आपको कोलैटरल इंजरी भी हो सकती है कि आपके साइड में कोई और है, पर उसको यहाँ पे लगी, यहाँ से यहाँ पे कुछ हाँ, कुछ स्प्लिंटर लग गए, हाँ, कोलैटरल इंजरीज हो सकती है। और लेकिन जो पॉलीमर वाला जो सिस्टम है, उसके अंदर वो गोली अंदर मेरे ख्याल से शायद वो रोक लेता, पकड़ लेता, उसका हाँ, वो स्प्लिंटर इफेक्ट नहीं होता है। तो वो एक एडवांटेज है उसमें। पर ये इंडियन जुगाड़ जो है, ये मतलब अपने आप में कुछ ना कुछ लोकल इनोवेशन करके और ये जुगाड़ बना के, और इसने भी बहुत लोगों की जानें बचाई हैं। वो बात और है कि बहुत भारी था उठाना, लेकिन जिंदगी सबको प्यारी, उठाते थे लोग, उठाते थे। क्योंकि एक मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि जब एक सोल्जर को चूज करना है मोबिलिटी स्पीड वर्सेस ये 30 किलो का आर्मर जो पहले पहनते थे, तो क्या कभी मन में ये नहीं आता था कि यार ये मेरी स्पीड स्लो कर रहा है, मिशन डिले हो जाएगा? बहुत आता था। तो उसको हम एडजस्ट कर लेते थे कई बारी कि जो पीछे वाला जो वो है उसको निकाल लेते थे। यार पीछे से अब गोली लगेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से बच जाते हैं, तो पीछे वाले वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे हम। हाँ। तो ऐसा हुआ है, ऐसा करते थे। इसमें ये क्या दिखा रहे हैं कि एक लाइव ऑपरेशन के अंदर ड्रोन्स की मदद से एक लाइव फीड ट्रायंगुलेट होकर के सोल्जर के हेलमेट में आ जाती है, प्लस जितने भी बाकी लोग उस मिशन के अंदर साथ में हो, उन सब की फीड को इंटीग्रेट करके एक सिस्टम जो है लाइव
आपको सी थ्रू कैपेबिलिटी दे देता है। अगर आपका कोई भी ड्रोन या आपका कोई भी साथी सोल्जर एक टारगेट को देख पा रहा है तो उसको आप भी अपने हेलमेट में देख पा रहे हो, चाहे आपके सामने दीवार है या कोई और ऑब्स्टिकल है। इस टेक्नोलॉजी के विज़ावी इंडिया के जो आजकल लेटेस्ट जो हेलमेट्स हैं उसमें क्या कैपेबिलिटी है, किस तरह का डेटा वो कॉम्बैट के अंदर एक सोल्जर को दिखा पाते हैं? देखिए, आजकल जो कॉम्बैट में जो हेलमेट यूज़ हो रहा है वो बड़े मॉडर्न किस्म के हेलमेट यूज़ हो रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और वो हेलमेट वैसे हेलमेट नहीं है जैसे पुराने ज़माने में बिल्कुल एकदम स्मूथ हेलमेट होते थे गोल। उनके ऊपर अटैचमेंट लगाने के बहुत सारे साधन हैं। कोई भी आप देख लीजिए, जैसे ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसके अंदर भी बहुत सारे अटैचमेंट लगाने के साधन हैं। तो इसके ऊपर आप इसमें आप लेज़र लगा सकते हैं, इसमें आप टॉर्च लगा सकते हैं, इसमें आप नाइट विजन लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप ये जो चीज़ आप बता रहे हैं कि जो आपको सिचुएशनल अवेयरनेस दे वो भी चीज़ लगा सकते हैं। वो क्या है, अब उसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें HUD हेड अप डिस्प्ले दिखता है। तो हेड अप डिस्प्ले के अंदर जो आपके जो पूरे जो मीटर हैं वो आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं होती। स्पीडोमीटर वो आप इसे नॉर्मल देख रहे हैं सी थ्रू में, उसमें आपके आगे डिस्प्ले डैशबोर्ड आ जाता है, डैशबोर्ड पे ही दिख जाता है। तो सिमिलरली ये एक वो है कि आपने उस तरीके के गॉगल्स पहने हुए हैं कि आपको बाकी भी दिख रहा है, और साथ में जो आपके पास में जो सेंसर से फीड आ रहा है हाँ, वो भी दिख रहा है। तो आप चाहे दीवार के पीछे हो लेकिन आपको वो फीड दिख रहा है। और जब आप दुश्मन को टारगेट करने लग रहे हैं, अब दुश्मन एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है, या लकड़ियों के ढेर के पीछे छुपा हुआ है, या मिट्टी के पीछे छुपा हुआ है, तो आपको दिख रहा है। अब वो कैसे दिख रहा है, आपने ऊपर ड्रोन उड़ाया, ड्रोन से उसकी लोकेशन जो है वो पकड़ ली ड्रोन ने पीछे ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट जहाँ पे किया वहाँ से उसने आगे इसको भेजा, आपके हेलमेट में आ गया, और हेलमेट में आने के बाद में आपको वो दिख रहा है। तो आप उसी हिसाब से आप एम ले सकते हैं। बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक कि आपको हेड अप डिस्प्ले आपको दिख रहा है, तो वो वाली टेक्नोलॉजी है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये अवेलेबल है नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन में कि नहीं, बट आई थिंक इट कैन बी विद दी स्पेशल फोर्सेस। अगर नहीं है तो सूनर और लेटर आ जाएगी। यार हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करी, स्नाइपर राइफल्स की बात करी, ड्रोन से लाइव फीड हेलमेट तक आ जाएगी, नाइट विजन टेक्नोलॉजी की बात करी हमने, सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक गन्स की बात करी। एक जो सोल्जर्स मैंने देखा है जो बिल्कुल ऐसे टच करके माथे पे लगाते हैं और पूजा करते हैं एक तरीके से, वो जो बेनेट जो चाकू लगा होता है उसके आगे उसकी करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है आर्मी में। ऐसा क्यों है? खैर, सीक्रेट तो हर एक हथियार माना जाता है, और बेनेट की बहुत अहम ज़रूरत है, और बेनेट कभी ऑब्सोलीट नहीं हुआ। संगीन जिसको बोलते हैं, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, भारत की जितनी भी युद्ध रहे हों, और आज भी उसकी उतनी ही अहमियत है। लेकिन अब बेनेट का स्वरूप भी बदली हो गया, मल्टी मोड बेनेट भी आ गए। अब मल्टीपर्पस बेनेट आ गए। हाँ, तो उस बेनेट से आप कैन भी खोल सकते हैं, आप बॉटल ओपन भी कर सकते हैं, उसको आप नॉर्मल चाकू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप टिन कटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वायर कटर के तौर पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आरी के तौर पर भी काम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लकड़ी का कोई काटना हो तो आप उसको आरी की तरह भी चला सकते हैं। तो उसके बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं। तो एक तो मल्टीपर्पज़ हो गया, और जो फाइनल जो उसका जो यूसेज है वो ये है कि आप लड़ाई में जब आपके पास एमनिशन वगैरह ख़त्म हो जाए तो यही एक आपका लास्ट वेपन है। बिल्कुल। संगीन का युद्ध तभी होता है वो, और ये इससे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आपके 13 सिखलाई का बहुत फेमस किस्सा है, क्या आप बताओगे ज़रा ये किस्से? तो 13 सिखलाई का बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा है। उसमें ये हुआ कि जाफना यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला करना था,
और जाफना यूनिवर्सिटी पे हमला करना एलटीटी ने पूरा पकड़ बनाई हुई थी उस कौन से साल की बात है ये 80s की बात है। हाँ। और तो प्लान ये बना कि इन्फेंट्री को हेलीकॉप्टर्स की 3 वेव्स में, MI-17 हेलीकॉप्टर्स की 3 वेव्स में इन्फेंट्री की कंपनी, वहाँ पर एक हॉकी का फील्ड है या फुटबॉल का फील्ड है, वहाँ पर उतारा जाएगा। और साथ ही में एक हॉकी का फील्ड है, वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस वाले वहाँ पर पहुँचेंगे और वो अपने तरीके से पहुँचेंगे। और रोड पूरी तरह माइन करी हुई है उन्होंने, बूबी ट्रैप्स लगाए हुए हैं माइन के, तो रोड से जाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी के साथ से एक रेलवे लाइन निकल रही है। तो हुआ कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर टैंक चला दिए जाएंगे और टैंक चलेगा रेलवे ट्रैक के ऊपर और वो वहाँ पर पहुँचेगा और कार्रवाई होगी और यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा किया जाएगा। वहाँ पर पूरे जो बिल्डिंगें हैं वो एलटीटी ने ऑक्यूपाई कर ली। अब 13 सिखलाई वहाँ पहुँच गई। 3 वेव की बात हुई थी। उधर 10 पैरा कमांडोज वाले उनका एक अलग टास्क मिला हुआ था, वो उधर पहुँच गए, हॉकी फील्ड या फुटबॉल फील्ड जो भी था। और जो कैवलरी के मेजर कॉल थे उस समय, बहुत फेमस शख्सियत रहे हैं, पहले टीवी में बहुत आते थे, अब उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। वो हमेशा एक उनकी आँख चली गई थी उसी ऑपरेशन में, तो वो आई के ऊपर जो एक वो लगाते हैं ना, पायरेट मास्क, हाँ, उसके ऊपर जे लिखा रहता था, जाफना। अच्छा, बिकॉज ही लॉस्ट हिज आई इन दैट। तो वो भी उनके हाथ में भी चोट लगी थी। ये जब हुआ कि भाई ये ऑपरेशन ऐसे होगा, तो MI-17 की जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर आया उसने पहली प्लेटून नीचे डाउन करी और 13 सिखलाई के मेजर ब्रिजेंद्र सिंह को उतारा। लेकिन इस उतारने के बाद जब वो वापस जाने लगा हेलीकॉप्टर, तो उसके ऊपर फायर आए एलटीटी का और उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां लगी और क्रैश होते होते बचा और वो किसी तरह से वो बेस पहुंच गया। हाँ। लेकिन मेजर ब्रिजेंद्र की पूरी पार्टी उतर गई और जब वो उतर गई तो जो उनका जो रेडियो ऑपरेटर था, ANPRC रेडियो ऑपरेटर था, उसको गोली लगी, वो मारा गया। और ANPRC जिसकी लॉन्ग रेंज होती है, वो रेडियो सेट डैमेज हो गया। तो जो छोटे वाला जो रेडियो सेट था, जिसकी रेंज बहुत कम होती है, 1-2 किलोमीटर की होती है, वो बच गया। अब प्लान के मुताबिक मेजर ब्रिजेंद्र वेट करते रहे कि बाकी 2 भी आएंगे, लेकिन वो अबेंडन हो गया क्योंकि बहुत हैवी फायर रिपोर्ट किया एयरफोर्स ने। तो ऐसे कैजुअल्टी तो एक्सेप्ट नहीं थी कि भाई आप 30 के 30 आदमी मर जाए कि झटके में। तो लेकिन मेजर ब्रिजेंद्र से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था क्योंकि उनका रेडियो सेट खराब हो गया। तो वो बेचारे वेट करते रहे। एक बहुत ही दुखद और एक ऑपरेशनल फेलियर था ये हमारा, प्लानिंग फेलियर। लेकिन अब टेंशन ऊपर बहुत ज़्यादा थी। मेजर ब्रिजेंद्र ने 10 पैरा कमांडो को मैसेज दिया, वो छोटे वाले रेडियो सेट थे, कि हम ऐसे फंस गए हैं। तो 10 पैरा कमांडो वाले अपना काम कर रहे थे और उन्होंने इनकी हेल्प के लिए वो नहीं आए। तो हाँ, तो बेसिकली वो समराइज करूं तो वो वहां उतरे, हेलीकॉप्टर पे इतना हैवी फायर आया कि दूसरा हेलीकॉप्टर भेजने की अबैंडन हो गया। 3-4 हेलीकॉप्टर आने थे तो बाकी नहीं आए, अबैंडन हो गया प्लान। ये इसी अंदाजे में रहे कि आएंगे। लेकिन इनको चारों तरफ से घेर लिया था। तो इन्होंने स्पेशल फोर्सेस 10 पैरा कमांडो को अप्रोच किया कि भाई आप हमारी मदद के लिए आए, लेकिन वो मदद के लिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने टास्क कर रहे थे। तो ये बिल्कुल उस समय बुरी तरह से फंस गए, आउट नंबर्ड हो गए। लेकिन कमांडर्स ने इनको बचाने के लिए टैंक्स भेजे, वो रेलवे लाइन के ऊपर ये टैंक्स भेजे और इनको मेजर कॉल लीड कर रहे थे टैंक ट्रुप को। तो ये जो टैंक ने जब अप्रोच किया, ये 3 टैंक जो अप्रोच कर रहे थे, जब वो नज़दीक पहुंचे जाफना यूनिवर्सिटी के, तो इनके ऊपर RPG से फायर किया। तो जब RPG से फायर किया और टैंक को कुछ क्षति पहुंची, तो जो ये ट्रुप कमांडर थे मेजर कॉल साहब, इन्होंने कोपोला खोला, एक हाथ बाहर था और ये बाहर निकल के आए कि देखें कि कहाँ से फायर आ रहा है, क्या हो रहा है। उस दौरान एक और RPG का फायर आया और उसमें उनका हाथ डैमेज हो गया और आँख, और जख्मी हालत में हो गया। टैंक भी बेकार हो गया। तो लेकिन इन्होंने इतनी दूर से ही जो भी हुआ, इंजर्ड हालत में ही इन्होंने जाफना यूनिवर्सिटी पे 2 गोले दागे
और जितनी भी मदद कर सके थे करते रहे। लेकिन इस दौरान में मेजर ब्रिजेंद्र के सारे जो हैं मतलब उनका एमिनिशन ख़त्म हो गया, बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई। मेरे ख्याल से 25 या 28 जवान थे शायद, अगर मैं सही याद मेरे को पड़ रहा है। तो एमिनिशन जब ख़त्म हो गया तब मेजर ब्रिजेंद्र ने अपने जितने बचे सिपाही थे कि अब मरना तो है ही हमने, तो जितने मार सकते हैं हम मार के ही मरेंगे। तो उन्होंने फिक्स बेनेट का आदेश, ये फिक्स बेनेट एक ऑर्डर होता है कि फिक्स बेनेट, तो फिर सब फिक्स बेनेट मतलब राइफल पे चढ़ा दिया बेनेट। हाँ। और उसके बाद होता है बेनेट चार्ज। अच्छा, फिर आप उसमें आप मर जाएंगे, जो पहुंच गया वो घोंप देगा। हाँ। घोंप दिया नहीं घोंपा तो मरना तो है ही है। हाँ। तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। हाँ। तो ये एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बेनेट का इस्तेमाल आज़ाद भारत में इतने इस तरीके से हुआ होगा और भी, लेकिन ये एक बहुत ही मेजर लड़ाई थी। उसमें सारे के सारे मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। सारागढ़ी जो बैटल जो काफ़ी प्रसिद्ध है, अगर देखा जाए तो ये सारागढ़ी से भी ज़्यादा खौफनाक बैटल थी। और इसमें सारे मारे गए थे, सिर्फ एक बचा था, सिपाही गोरा सिंह। तो उसने मतलब वो बेनेट चार्ज के बाद सर्वाइवर था। हाँ, उसको कैप्चर कर लिया था। और वो अभी तो उसकी ये हालत थी, उसके पास तो घर भी नहीं था। और काफ़ी लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और उसको एक घर बना के दिया है। तो ये एक हालत है अनफॉर्चुनेटली हमारे सोल्जर्स की। और ये गोरा सिंह ये है, ये तस्वीर आ गई आपके सामने। और इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिपाही गोरा सिंह है, ये इकलौते बचे थे इसमें। तो बेनेट लास्ट रिजॉर्ट है। और अगर आप लेटेस्ट पिक्चर भी देखेंगे वो 120 बहादुर, तो उसमें जब चाइनीज़ रजांगला के ऊपर चढ़ बैठते हैं तो उसमें बेनेट फाइटिंग ही दिखाई गई है। और ये रजांगला में एक बेनेट ऑपरेशन हुआ। तो बेनेट चले हैं और बेनेट आगे भी चलेंगे। बेनेट कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा। ये सर्वाइवर गाइड है, जो आप दुनिया में कितना भी आगे पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, ये लास्ट रिजॉर्ट है और रहेगा। ये रहेगा जब तक राइफल रहेगी, तब तक बेनेट रहेगा। सर रोंगटे खड़े हो गए मेरे ये स्टोरी सुन के। आज मेरे को बहुत मज़ा आया, हर एक वेपन के बारे में डिटेल में समझ के, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल स्टोरी समझ के। इसके अलावा कमेंट में ये और लिखना है कि नेक्स्ट टाइम जब दानवीर आएंगे तो कौन से टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहोगे आप, तो वो हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। मतलब कि आप 5वीं बार फिर मिलेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है। हम 5वीं नहीं, हम 50वीं बार भी मिलेंगे। अभी दोस्ती हो गई है ना, अभी चलता रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। एंड बहुत मज़ा भी आता है मुझे आपके साथ मिल करके। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को आज पॉडकास्ट करना है, कुछ करना है। ऐसा लगता है हाँ ठीक है, दोस्त आ रहे हैं, हाँ दोस्त आ रहे हैं, आराम से बैठेंगे। चलिए, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर।